दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका यूरवाज एकेडमी में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरे सीएसएस क्रैश कोर्स की 5 वीडियोस आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही होंगी। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस सीरीज का 6th पार्ट, जिसमें हम लोग जो हमने 5th पार्ट में एक नया वेब पेज बनाया था। अगर मैं आपको उसका आउटपुट दिखाऊं तो ये है हमारा वेब पेज जो हमने लास्ट 5th वीडियो में बनाया था। हालांकि ये काफ़ी डिज़ाइन वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो मेरा मकसद ये था कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ कि कैसे हम लोग किसी वेबसाइट को या वेब पेज को बना पाते हैं स्टाइलिंग को यूज़ करके। और ब्यूटिफिकेशन तो आप डिज़ाइन के हिसाब से ला सकते हो, लेकिन मेन फंडा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सी प्रॉपर्टी है सीएसएस की किस तरीके से काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे भी पूरा कंटेंट विजिबल कराए, और उसी वेबसाइट को अगर हम लोग मोबाइल पर खोलते हैं तो वो मोबाइल पर भी उस कंटेंट को अच्छे से विजिबल कर पाए, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और वेब डिज़ाइन। तो अगर मैं इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करना चाहूँगा, तो अगर आप इनिशियली देखो, मैं अगर इसको स्क्वीज करता हूं तो अभी मेरी जो वेबसाइट है या वेब पेज है पूरा का पूरा विड्थ को कवर करता हुआ है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। गॉट माय पॉइंट? कि मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करूं तो मेरा जो लोगो तो खैर लेफ्ट में ही रहेगा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट, ये मेरा ग्रीन पार्ट, और ये मेरा जो आपको यहाँ ग्रे पार्ट दिख रहा है, ये स्क्वीज होता हुआ दिखे, और मेरा कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो कि इस व्यू पोर्ट में ना दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए हम कोडिंग पार्ट पर आते हैं और इसको समझते हैं कैसे हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूं सबलाइम में। तो ये मैंने कर लिया सबलाइम ओपन। तो ये मेरा पुराना वाला कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया ओपन इन ब्राउजर। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे इसको थोड़ा सा हम स्क्वीज करते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको मैंने किया छोटा। अब यहाँ पर देखो, आप कभी भी आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन स्टार्ट करो तो सबसे पहले हम पेरेंट पे चेक करते हैं, चाहे वो पूरी बॉडी हो या उसके अंदर का पार्ट हो, उसके अंदर का पार्ट हो। ठीक है, हायरार्की वाइज चलेंगे, हमेशा हायरार्की नहीं तोड़नी है हमें। इन केस अगर आपने चाइल्ड में कोई पिक्सल में विड्थ दी हुई है और पेरेंट में परसेंटेज में खेल लिया तो बहुत सही है। लेकिन अगर पेरेंट में आपने कोई पिक्सल में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पेरेंट में पिक्सल में वैल्यू है और आपने चाइल्ड को पिक्सल में वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो आपके डिजाइन को फाड़ सकता है। वो कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी पूरी विड्थ कितनी आ रही है। सबसे पहले चेक करते हैं विड्थ जो हमारी कंटेनर की है वो है 1200 पिक्सल। तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरा जो स्क्रीन साइज है वो 1200 से नीचे जाए तो मुझे मीडिया क्वेरी लगानी है। तो मीडिया क्वेरी कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। दोस्तों एक चीज और बता दूं, किसी भी वेब पेज को अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है या उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना है तो मीडिया क्वेरीज का बहुत अहम रोल रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो यूज करूंगा मैक्स विड्थ नाम की मीडिया क्वेरी होती है, वो यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम बनाएंगे, स्टाइल टैग के अंदर रहना है हमेशा। ये याद रखना, आपने जो स्टाइल यूज करी है वो पूरे डेस्कटॉप मोबाइल दोनों पे चलेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक स्टाइलिंग है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही 1200 पिक्सल से मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो तो मेरी सीएसएस कुछ और अप्लाई हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो मीडिया क्वेरी मुझे लगाने के लिए सिंटेक्स चाहिए वो होगा @media स्क्रीन एंड। ये याद रखना, हमेशा ऐसे ही होता है। मैक्स विड्थ कितनी हमें रखनी है, यहाँ रखनी है 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल ही क्यों रखा मैंने, कि 1200 पिक्सल से जैसे ही वो नीचे जाएगा, मीन्स 1200 पिक्सल से नीचे 1199 हो सकता है, 1198 हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ कब काम करती है, जब आपकी स्क्रीन साइज 1200 से नीचे होगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मिन कर दोगे तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा कि जैसे ही 1200 पिक्सल से वो ऊपर जाएगी तो ये सीएसएस काम करेगी। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, 1200 से नीचे जाना है, तो मैं इसको कर देता हूं मैक्सिमम विड्थ। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए, ये जो मैंने ग्रे कलर यूज किया हुआ है, इस ग्रे कलर को मैं ब्लैक करना चाहता हूं 1200 से नीचे होते। पहले चलते हैं, इसको देखते हैं। क्लास मैंने राइट पॉइंटर नाम से क्लास बनाई हुई है जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है इवन इवन इवन। तो चलते हैं अपने सीएसएस में, और राइट पॉइंटर नाम से मैंने क्लास ढूंढ ली। अब मैं इस राइट पॉइंटर की क्लास को उठाऊंगा यहां से और इसके अंदर पेस्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड कलर रेड कर दे। क्या कर दे, रेड। मैं करता हूं रिफ्रेश। अभी इसको मैं थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ी रखता हूं,
इसको रिफ्रेश करता हूं, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि जो मेरी स्क्रीन साइज है वो अभी 1200 से ऊपर है। जैसे ही 1200 से नीचे जाएगा, ये देखो, समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने किया कि जैसे ही यहां पर आप देखना, मैं जैसे स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर देखना, ये देख रहे हो आप 1241 है अभी। जैसे ही 1200 से नीचे जाएगा, 1209, 1204, 2, 1 और ये देखो 1200 और 1200 से नीचे जैसे ही जाएगा वो CSS अप्लाई कर देगा। आप इस पे इंस्पेक्ट करोगे तो देखो इसने क्या किया, मीडिया क्वेरी को यहां से पकड़ लिया और जो एक्चुअल में मैंने मीडिया CSS दी हुई है वो उसने वहां से छोड़ दी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो इसी चीज को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और इस पूरे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से राइट पॉइंटर हटा देता हूं, इसकी क्लास यहां से मैंने हटा दी और मैं करता हूं इसको रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो आप यहां पर देखोगे कि 1200 पिक्सल मेरी विड्थ, अब इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, थोड़ा सा मैंने इसको किया छोटा। अब मैं पहले बॉडी की विड्थ चेक करता हूं, पूरी बॉडी पर जाते हैं, बॉडी कितनी विड्थ पकड़ रही है? बॉडी पकड़ रही है आपकी 1120। 1120 अगर आप इसको थोड़ा और छोटा कर दोगे तो ये हो जाएगी आपकी 995। तो आपको अंदर चलना है, फिर अंदर देखो आप, ये जो कंटेनर है आपकी बॉडी की विड्थ क्या आ रही है? 995, लेकिन कंटेनर की विड्थ अभी भी कितनी बन रही है? 1200। तो आप सबसे पहले ढूंढोगे कि सबसे बड़ी विड्थ कहां से मेरी फैच होके आ रही है। किसी पे भी और करोगे 1200 से कम ही आपको पाएगा। ठीक है, ये देखो आपका ये है 1200, ये है आपका 1200, तो सारे ही आपके 1200 के पकड़ के चलेंगे। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कंटेनर स्क्रीन साइज 1200 से नीचे आए या 1200 के बराबर आए तो उसकी विड्थ क्या हो जानी चाहिए? उसकी विड्थ हो जानी चाहिए 100%। 100% मैं जैसे ही इसको करूंगा, मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो देख रहे हो आप, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखो अपने आप से थोड़ा सा बन के चल रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे काम कर रहा है ये? दोस्तों बहुत इजी है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजीली आप कर पाओगे। आपको बस ये देखना है कि सबसे पहले मेरी जो स्क्रीन साइज है या जो मेरा स्क्रीन साइज है वो मैक्सिमम कहां पर आ रहा है। जैसे मैंने चेक कर लिया था कि भाई मेरा कंटेनर है वो 1200 पिक्सल का चल रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैंने चेक किया कि मेरी हॉरिजॉन्टल बार कहाँ तक फैच होके आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा और स्क्वीज करता हूँ। अभी मेरी हॉरिजॉन्टल बार क्या आ रही है? ऐसे स्क्वीज होके आ रही है। यहाँ पर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल बार आनी नहीं। कभी भी कोई रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनर बनाते हो तो ये हॉरिजॉन्टल बार आना इज नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, हमेशा आपको कंटेंट पूरे व्यू पोर्ट में विजिबल कराना है। अगर हॉरिजॉन्टल बार आ रही है तो आप समझो कि आपके व्यू पोर्ट में कुछ कंटेंट बाहर निकला हुआ है। ठीक है, दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने इससे पुरानी वाली CSS की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना। इन सब चीजों का समावेश ही मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। मैं बहुत ईजी स्टेप्स में बता रहा हूँ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको करता हूं यहां से अनकमेंट। ये मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो देखो ये मेरा जो पार्ट है स्क्वीज तो होगा। देखो जहां तक मैं ज्यादा जाऊंगा ये अपने आप स्क्वीज होता चला जाएगा, लेकिन ये भी एक अच्छा डिजाइन नहीं माना जाता। आप एक बात बताओ, आपके पास ये पेज आएगा, आपको अच्छा लगेगा? ऑफकोर्स नॉट, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, आपने ये वेब डिजाइन आपने 1200 पिक्सल पे सही लग रहा है, मुझे यहां तक भी ठीक लग रहा है, मुझे यहाँ। अब आपको ये देखना है कि कौन से वाले पॉइंट पे मुझे इन तीनों को, मीन्स इसको, इसको और इसको नीचे तोड़ देना है। मीन्स नीचे आ जाना चाहिए ताकि इसको भी स्पेस मिले और इसको भी स्पेस मिले। समझ रहे हो आप? हाँ दोस्तों, हम इसको और स्क्वीज करते हैं तो देखते हैं कहां तक हमें ज्यादा बेटर दिख पा रहा है। अगर मैं थोड़ा और स्क्वीज करूं तो अभी भी थोड़ा ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अब ज्यादा छोटा करूंगा तो ये हमारा जो कंटेंट है बहुत ज्यादा स्क्वीज होने लगेगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरे स्क्रीन साइज, आप यहाँ पे देखो 791 आ गया, चलते हैं 777, 77 और 767। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही 767 से छोटी मेरी स्क्रीन हो तो ये मेरा जो पार्ट है पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, ये ग्रीन पार्ट नीचे चला जाए और ये जो ग्रे वाला है वो भी नीचे चला जाए। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज को करना। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो इसकी क्या क्लास है? इसकी क्लास है लेफ्ट बॉक्स, जिसकी हमने विड्थ कितनी दी हुई है? हमने दी हुई है इसकी विड्थ 20%। तो इससे खेलते हैं, चलते हैं लेफ्ट बॉक्स की तरफ। तो हम क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे अब, तो इसमें हम लोग अपनी चलते हैं CSS पे। हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक नई मीडिया क्वेरी भी बनानी पड़ेगी कि 1200 पिक्सल के बाद एक और मीडिया क्वेरी हमें बनानी है जिसको हम बोलेंगे, मीडिया क्वेरी यहां से लेते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं 767 की मीडिया क्वेरी।
767 की मेरे ख्याल हमने लिख दी यहाँ पर, और ये करते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट क्लास। क्या लिखा था हमने? लेफ्ट बॉक्स के नाम से, जो यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो डॉट के नाम से आ रही है क्लास, यहाँ से चाहते हैं हम लेफ्ट बॉक्स को यहाँ पेस्ट मारते हैं और विड्थ कर देते हैं 100%। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि लेफ्ट बॉक्स पर अभी हमारी कोई भी CSS बनकर नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, चेक करते हैं एक बार। 767 हमारी यहाँ आ गई, ये हमारा ये बन गया। लेफ्ट बॉक्स पे विड्थ 100% आनी चाहिए थी। वो 767 से जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी हमने 767 पे CSS लगा रखी है। जैसे ही ये नीचे जाएगा तो आप देखोगे कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है ये विड्थ पूरी पकड़ के आ रहा है। अब मैं इसको जब नीचे रिफ्रेश करूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ग्रीन वाले को देखो और इस वाले को देखो। तो मैं चाहता हूं कि ये भी पूरा फैल के आए और ये भी इसके जस्ट नीचे आए। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो हमारा जो लेफ्ट बॉक्स था उसको तो मैंने पूरी विड्थ दे दी। अब ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसका नाम मैंने क्या दिया? सेंटर बॉक्स। तो सेंटर बॉक्स को भी मैं फुल विड्थ दे दूंगा। देखो CSS देने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो, सेंटर बॉक्स यहाँ लिखोगे और यहाँ लिख सकते हो आप विड्थ 100%। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो उसने भी 100% ले लिया, लेकिन आपने देखा कि इसको भी मैंने विड्थ 100% दी है और इसको भी मैंने 100% विड्थ दी है। तो अगर आपको सेम CSS मल्टीपल क्लासेस को देनी हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो? यहां से आप कट कर सकते हो इसको, क्लास को, और यहाँ इस क्लास के आगे दोगे आप कॉमा स्पेस और उसको पेस्ट कर दोगे जिस क्लास पे आपको विड्थ और भी देनी है। इसको मैंने किया सेव, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो देखो मेरे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अगर आप यहाँ पर देखो तो लेफ्ट बॉक्स कॉमा सेंटर बॉक्स दोनों पे 100% विड्थ पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो हमारा पुराना वाला डिजाइन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया एक्टिव और मेरा जो पहला वाला पॉइंट है या पहला वाला पार्ट है पूरा फैल के आ रहा है, और जो बीच वाला पार्ट है वो भी मेरा पूरा फैल के आ रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो अभी मेरा बच्चे की तरह यहाँ छोटा सा दिख रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं इसको भी थोड़ा सा फैला दूं। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी क्लास का नाम क्या है? इसकी क्लास का नाम है राइट पॉइंटर। तो राइट पॉइंटर को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको भी मैं कोमा सेपरेटेड यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा। सेव किया मैंने इसको और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी वो चल के नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर तो कुछ पंगा कर दिया है। राइट पॉइंटर हो गया मेरा विड्थ 100% ले रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो राइट पॉइंटर पे हमने विड्थ 100% दी हुई है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी, राइट पॉइंटर मार्जिन राइट। तो दोस्तों यहाँ हम थोड़ी गलती कर गए। हमारा जो राइट पॉइंटर नाम से क्लास नहीं है, उसकी क्लास है हमारी मेन राइट बॉक्स। ठीक है, तो इसके पेरेंट पे हमने विड्थ 20% दी हुई है, तो हम लोगों को वही क्लास यहाँ यूज करनी पड़ेगी बजाय कि अंदर वाले चाइल्ड की। इसको मैं करता हूँ पेस्ट और यहाँ देता हूँ इसको क्लास डिनोशन। सेव किया मैंने और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो ये भी जो पार्ट है मेरा ये पूरा का पूरा फैल के आ रहा है। अब मैं इसको अगर स्क्वीज से हटाता हूँ, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो देखो अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा। इसको करते हैं स्क्वीज, छोटा किया मैंने, छोटा किया और छोटा किया। अब देखो ये नीचे फैल कर चलने लगा, बढ़िया चल रहा है। अब इसको जितना भी छोटा करोगे आप, आपका यहाँ पर कंटेंट विजिबल होता रहेगा। अब देखो सबसे टॉप पे जब मैं आता हूँ तो आप देख रहे हो होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट अस, मोर इन्फो, ये दूसरी लाइन में टूट गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन में टूटे। देखो मिनिमम आजकल के टाइम में हम लोग किसी भी मोबाइल पर देखते हैं तो 320 या 360 पिक्सल से नीचे नहीं जाते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 360 तक हम इसको मेजर कर सकते हैं कि 360 पे हमारी जो वेब पेज है वो कैसा दिखेगा। उस केस के लिए हम इनके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या फॉन्ट साइज से नहीं तो हम इनकी पैडिंग को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, एक बार चेक मार के देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे यूएल के अंदर हमने LI जो लगा रखी है उस पर हमने क्या क्या क्लास दी हुई है, फ्रूट लेफ्ट दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है और पैडिंग हमने यहाँ दी हुई है। तो टॉप की पैडिंग को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो राइट की पैडिंग है इसको हम कम करेंगे। देखते हैं कितनी कम करने से ये हमारे टॉप पर पहुंच पाते हैं। देखो ज़्यादा स्पेसिंग कम नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा स्पेसिंग कम कर देंगे तो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इनके फ़ॉन्ट साइज से भी खेल सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल है और इसके पैडिंग को थोड़ा और कम करते हैं। ये हो गया हमारा ऐसे। देख रहे हो आप कि 7 पिक्सल या 6 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग दे दी और मेरी जो फॉन्ट साइज है वो मैंने 14 पिक्सल कर दिया। तो मेरा जो ये पार्ट है ये भी आराम से काम करने लगा है। ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो मेरा पार्ट है
ये भी स्क्रीन के साथ में छोटा बड़ा होना इसको होना चाहिए। मीन्स अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, सब चीज मेरी मूव कर रही है। मैं देखो इसको छोटा करता हूँ जब, तो ये वाला पार्ट है मेरा मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट मेरा मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट भी अपनी विड्थ को अकॉर्डिंगली स्क्वीज कर रहा है। लेकिन ये जो है मेरे जो नेविगेशन बार है ये अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा है। तो उसको बिहेव कराने के लिए एक तरीका हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 767 से नीचे जाता है तो अपने पास कितनी ये नेविगेशन बार है, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास 5 हैं तो मैं इनकी विड्थ को परसेंटेज में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इनको परसेंटेज में डिवाइड कर दूंगा तो जो हमारा व्यू पोर्ट है वो पूरा 100% होता है। ठीक है, तो इस 100% का हम 5 भागों में डिवाइडेशन कर देंगे तो वो क्या होगा, 20%, 20%, 20% और इन दोनों को भी 20% हम दे देंगे। तो नेविगेशन के अंदर जो यूएल के अंदर एल आई है उसको हम सर्च करते हैं, ये है हमारा। ठीक है, और मैं इसको यहां पर पेस्ट करता हूं, ये मैंने किया इसको पेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही 767 पिक्सल से विड्थ नीचे जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, मैं उसको दे दूंगा विड्थ 20%, विड्थ 20% दे दूंगा। इसको करता हूं रिफ्रेश, तो देखो 20% देते ही इसमें क्या हुआ, ये टूट के नीचे गिरने लगा। वो टूट के नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहां पर पैडिंग भी अपना कमाल दिखा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पैडिंग इसकी टॉप से तो 16 पिक्सल रहेगी, बॉटम से भी 16 पिक्सल रहेगी, लेकिन लेफ्ट राइट से इसकी पैडिंग को मैं 0 कर सकता हूं। तो विड्थ मैंने 20 पिक्सल इसको दी है और साथ में 30 पिक्सल भी चल रही है, इस वजह से ये जो हमारे कंटेंट है टूट कर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पैडिंग है मेरी, मैं इस पैडिंग को क्या करता हूं, इस पैडिंग को हम करते हैं लेफ्ट राइट के लिए 0। वो कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं लेफ्ट राइट से 0। मैं इधर आया, अब यहां पर मैं करता हूं पैडिंग 16 पिक्सल, तो हमारी टॉप से चली रही है, बॉटम से भी चल रही है। अब लेफ्ट राइट से करते हैं 0 पिक्सल। इसको मैं अगर जब रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहां पर दिख रहा है आपको कि ये टॉप से और बॉटम से 16 पिक्सल लेके चल रही है और राइट लेफ्ट से 0 पिक्सल हो चुकी है। अब देखो मैं इसको जब रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये भी अपने आप को स्क्वीज करता हुआ चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई ये मेरा लेफ्ट में क्यों चिपक रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे जितने भी एल आई हैं उन सबको हम सेंटर लाइन कर सकते हैं जिससे ये आपस में भिड़े ना। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये जो नेविगेशन यूएल एल आई है इसके अंदर मैं देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको किया मैंने रिफ्रेश, तो देखो ये सारे के सारे सेंटर में आने लगे। अब मैं जैसे ही इसको छोटा करूंगा तो देखो ये भी सही चल रहा है, सब कुछ मेरा बढ़िया बन के चल रहा है। अब देखो एक टाइम के बाद ये सारे के सारे एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इनके फॉन्ट साइज से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बनता है, करते हैं छोटा और छोटा, यहां तक तो ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्ट मेरा यहाँ टूट गया। अब कॉन्टेक्ट मेरा कहाँ पे टूट रहा है, मेरा कॉन्टेक्ट टूट रहा है 420 के नीचे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस केस में एक नई मीडिया क्वेरी को भी लाइट में ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक नई मीडिया क्वेरी बनाते हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि बार बार मीडिया क्वेरी क्यों बना रहे हैं, तो ये ही प्रोसेस होता है वेबसाइट डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करने का। ठीक है, इसके अपार्ट अभी कोई तरीका नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप फ्लैक्स का यूज करिए, वो अभी आपको नहीं आएगा। अगर आपने फ्लैक्स नहीं देखा है तो मैंने उसके ऊपर भी सीरीज बनाई हुई है, आप उसको भी वहां पर चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो चलो मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरे नेविगेशन यूएल एल आई हैं इनके फॉन्ट को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लास उठाई, मैंने यहाँ डाल दी और इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जो इनका फॉन्ट साइज है वो हो जाए 12 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो 1200 पिक्सल के बाद ही हो गया होगा, क्योंकि ये देखो जैसे ही 1200 नहीं जाऊंगा ये 12 पिक्सल हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि 420 के बाद या 430 पिक्सल के बाद ये अपने आप के फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर ले। मैं चलता हूं इसको रिफ्रेश करके, नीचे चलता हूं और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं और ये देखो इनके फॉन्ट साइज को आप देख रहे हो। थोड़ा मैं अगर इसको 430 से ऊपर करता हूं तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 430 के नीचे करता हूं तो ये छोटा होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप देखो कि मेरा पेज भले ही डिजाइन वाइज अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सारा कंटेंट मुझे पूरी की पूरी जो आपकी वेबसाइट है मोबाइल साइज के हिसाब से भी डिजाइन हो चुकी है। मैं जैसे मर्जी इसको खींच लूं या छोटा बड़ा कर लूं, ये सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज और क्या है, अब ये जो दो पार्ट हैं यहाँ पर थोड़े से ये गंदे लग रहे हैं। मीन्स
ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको भी हम लोग सेम प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। वो प्रोसेस क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही 767 पिक्सल हो, ये दोनों 767 ना लेकर के हम थोड़ा और इसको स्क्वीज कर सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। यहाँ भी ये ठीक लग रहे हैं, यहाँ भी ये ठीक लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये 550 पिक्सल 550 पिक्सल हो तभी ये ऊपर रह जाए, ये नीचे अपने आप टूट के चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने वेब पेज पे और एक मीडिया क्वेरी बनाते हैं 550 की। यहाँ करता हूँ इसको सेव और इसको मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 550 अब 550 के बाद मुझे किस पे CSS अप्लाई करनी है, मुझे एक तो इस वाले पार्ट पे अप्लाई करनी है और एक इस वाले पार्ट पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को देखता हूँ कि भाई इसकी जो विड्थ है वो कितनी है। ये कंटेनर लेफ्ट है, इसकी विड्थ मेरी 49% है। तो मैं इस कंटेनर लेफ्ट की क्लास को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ या सीधे मैं यहाँ से उसको कॉपी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर जो हमारा कंटेंट बन के आ रहा है 550 वाला, मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और ये जो है मेरा कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ बंद किया, मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट और उसकी विड्थ को देता हूँ कितनी वैल्यू, विड्थ मैं देता हूँ इसकी 100%। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पर सेव और रिफ्रेश। तो आप देखोगे अभी कोई फर्क नहीं आया, क्यों, क्योंकि कंटेनर लेफ्ट मैंने 550 पे चेक करना है। अभी मेरी वैल्यू कितनी है, अब देखो 551 है, 550 होते ही जो कंटेनर लेफ्ट नाम की जो वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों नीचे क्यों टूटे, क्योंकि दोनों की क्लास मैंने सेम रखी थी। अगर आप इसको देखोगे कंटेनर लेफ्ट ये भी है और इसको देखोगे कंटेनर लेफ्ट इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए ये क्लास मेरी यहाँ पर इस पे अप्लाई हो गई और मेरा जो डिजाइन है वो नीचे टूटकर चलने लगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक में समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ किया है और कैसे हम इन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं CSS के थ्रू। देखो भले डिज़ाइन वाइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिज़ाइन वाइज ये मेरा पेज अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस इस पेज में पूरी भली भांति चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे हर तरीके से ये रिस्पॉन्सिव बन के चल रहा है। अब आपने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होंगी कि जो लोगो होता है हमारा, वो लोगो हमेशा सेंटर में आता है मोबाइल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लाएंगे हम लोग, ये देखो लोगो नाम से मेरी क्लास है एक, इस लोगो नाम से क्लास के अंदर मैं क्या, कभी भी आप अगर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना रहे हो तो हमेशा इस वाली स्टाइल कमेंट जो हमारे स्टाइलिंग जो विंडो होती है इसमें हमेशा अप्लाई करके देखें कि ये चीज़ यहाँ चल रही है या नहीं चल रही है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। देख रहे हो, मैंने जैसे ही लोगो नाम की क्लास में टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया तो ये लोगो सेंटर में आ गया। बस मुझे क्या करना है, इस लोगो नाम की क्लास को उठाना है, इसको मुझे 550 के बाद वाले के बाद मुझे यहाँ पेस्ट कर देना है और यहाँ लिख दूंगा मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर मैंने किया, इसको रिफ्रेश तो देखो यहाँ पर क्लास में बन के आ गया टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो युवराज एकेडमी का जो लोगो है वो मेरा सेंटर में हो चुका है। अब दोस्तों दो तीन चीजें और हो सकती हैं यहाँ पर, आप CSS के थ्रू खेलना चाहो तो बॉक्स शेडो मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आपने मेरे CSS की पुरानी वीडियोस ना देखी हो जो कि मेरे CSS एडवांस के पूरी सीरीज में पड़ी हुई है, वो आप जाकर चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो ये लोगो देखो अगर आप, तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड में समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की जो एक्चुअल में अगर मैं जूम करूं तो ये वाइट बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप एक बॉक्स शेडो नाम की प्रॉपर्टी आती है CSS में, उसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ बॉक्स शेडो लोगो के अंदर जो इमेज है, तो मैं चाहता हूँ कि 550 के नीचे जैसे ही जाए तो जो हमारा लोगो है उसके अंदर जो IMG है उसमें मैं सबसे पहले देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश इवन इवन इवन, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो बॉर्डर तो मेरा बन के आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें शेडो लगाना। तो शेडो कैसे लगती है, यहाँ लिखते हैं बॉक्स शेडो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल हैश 777777। ये कलर कोड है दोस्तों, आप भी यूज कर सकते हो या आप कुछ और भी कोड यूज कर सकते हो। मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देख रहे हो आप यहाँ पर शेडो टाइप कुछ बन के आ रहा है। अब शेडो क्या है मेरी, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एक तरफ ज्यादा आ रही है एक तरफ कम आ रही है। उस चीज को मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट और शेडो यहाँ चेक करता हूँ कि 2 पिक्सल मैंने यहाँ दी है, इसको अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरा देखो सेंटर में आ गया थोड़ा सा, इसको भी मैं 1 करता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, और फिर इसको 0 कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 0 और इसको बढ़ाते हैं तो दोनों तरफ से ये बढ़ के चल रहा है। और मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर करते हैं 999 999। ठीक है, तो मुझे ये बेटर लग रहा है पहले वाले से, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ मैं बॉक्स शेडो के सामने इसको पेस्ट। ठीक है, मैंने कर दिया इसको रिफ्रेश। तो मेरा जो पेज है उसका जो लोगो है
देखो डिज़ाइन वाइज नहीं अच्छा लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारी एक्चुअल डिमांड थी वो मैंने पूरी कर ली। मैं इसको अगर थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ, बड़ा करता हूँ मीन्स, तो मेरे लोगो पर कोई स्टाइलिंग मैंने अप्लाई नहीं कर रखी। जैसे ही मैं इसको 550 के नीचे ले जाता हूँ तो देखो मेरा लोगो सेंटर में भी आ गया और उस पर शेडो भी अप्लाई हो गई। दोस्तों यही वीडियो जो मेरे को रिक्वायरमेंट आई थी कि एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि कैसे हम लोग किसी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो भी हमारे पास अपनी वेबसाइट है उस पर जो क्राउड आता है या जो हमारे यूजर्स आते हैं वो अधिकतर मोबाइल के ही होते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कभी भी वेबसाइट बनाओ तो उसको मोबाइल फ्रेंडली जरूर बनाएं। डेस्कटॉप वर्जन तो होना जरूरी है, एज वेल एज वी नीड टू क्रिएट अ मोबाइल पेज ऑल्सो। ठीक है, तो उसी पेज को कैसे मोबाइल में कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको सिखाया। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी अगर आपका कोई दोस्त है वो इस चीज़ को सीखना चाहता है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।